Hello students, let's start with our chapter 7 of business studies, that is directing. So directing is the very important step because firstly हमने क्या study किया था, planning में mainly हम अपने plan set कर देते हैं, objectives decide करते हैं and कोर्सेज ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं। देन ऑर्गेनाइजिंग में अब हमने क्या करना है कि जो भी हमारे प्लान्स ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी रिसोर्सेज वगैरह एनालाइज करनी है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स देखने हैं एंड ड्यूटीज असाइन करनी है। देन थर्ड स्टेप इज स्टाफिंग में हम क्या करते थे कि जो भी हमारी पोजीशंस हैं, जो भी वर्कफोर्स जो हमने अपॉइंट करनी है, हायर करनी है, उनको ट्रेन करना है, जो हमने उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है एंड जो भी इंसेंटिव्स एंड कंपनसेशन उनको पे करनी है, वो सब हम स्टाफिंग में डिसाइड करते थे। नाउ डायरेक्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डायरेक्टिंग में हम क्या इंश्योर करते हैं कि एक स्टेबल वर्क इन्वायरमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूसली रहे। दैट मीन्स कि जो वर्क इन्वायरमेंट है, वर्क क्लाइमेट है, वो स्टेबल हो एंड एम्प्लॉयज़ को हम कंटिन्यूसली सुपरवाइज करते हैं। देन हम उनको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट मीन्स कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद जो उनका परफॉर्मेंस लेवल है वो डाउन चला जाता है बिकॉज मे बी वो बोर हो रहे हैं या वो मोटिवेट नहीं हो रहे हैं उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, तो हम उनको टाइम टू टाइम मोटिवेशन देते रहते हैं। देन देयर इज़ अ लीडर जो कि लीड करता है ग्रुप को कि उनके जो भी कोई ग्रीवियंसेस वगैरह या जो अपने बिहेवियर से उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। एंड लास्टली कम्युनिकेशन में हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, लोअर लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं, वो प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो रही है मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में या नहीं। तो ये कुछ स्टेप्स है जो कि हम इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारी वर्किंग फोर्स है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, प्रॉपरली उनके वर्क को हम चेक करते हैं डेली, उनको मोटिवेट करते हैं। सो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। स्टाफिंग में एक बार हम उनको हायर कर लेते हैं तो इट डजंट मीन कि जब हमने उनको हायर कर लिया, उनको ट्रेन कर दिया तो वर्क इज़ ओवर, बिकॉज कंटिन्यूसली उनको मोटिवेट करना, उनके परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करना, डेली चेक करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो डायरेक्टिंग इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। तो वाई डायरेक्टिंग इज़ नोन एज हार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज सिमिलरली जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्ट ब्लड सप्लाई करता है बाकी ऑर्गन्स को, सिमिलरली डायरेक्टिंग जो है ये भी मैनेजमेंट के जो बाकी फंक्शंस हैं उनको एक्शन में लेके आता है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़, अगर ह्यूमन रिसोर्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो मोटिवेटेड होएगी, दे आर मोटिवेटेड, दे आर बीइंग सुपरवाइज्ड एंड प्रॉपरली लेड, तभी ही वो अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड जो बाकी फंक्शंस हैं वो तभी ही एक्शन में आएंगे। सो इसमें हम मेनली उनको अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी वर्कफोर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो कंटिन्यूस एक्शंस ले ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इज़ फर्स्टली इट हेल्प्स इन इनिशिएशन ऑफ एक्शन। दैट मीन्स कि एक्शन जो लेना है हम उसके लिए मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनको सुपरवाइज करते हैं, प्रॉपरली कम्युनिकेशन होती है कि जिससे जो भी हमारे करंटली जो भी हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स प्लान किए उनको अचीव करने के लिए जो भी एक्शंस की नीड है वो हमारी इनिशिएशन कहाँ पे होती है, विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्टिंग हेल्प्स इन इनिशिएशन ऑफ एक्शंस कि वो एक्शंस को ले जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। देन इज इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एफर्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज इंटीग्रेटिंग द एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। अब जो भी एम्प्लॉयज़ है वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं बट दे आर वर्किंग विद देयर ओन ऑब्जेक्टिव, अपने खुद के एफर्ट्स के साथ वर्क कर रहे हैं, तो दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एज होल। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उनके ऑब्जेक्टिव्स को इंटीग्रेट करें, दैट मीन्स इंटीग्रेट, यूनाइट करें, सो दैट कि एज अ टीम हमारे पास रिजल्ट निकल के आए जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो हैं वो अचीव हो जाए। तो वो टीम बिल्डिंग, वो मोटिवेशन, सुपरवाइजिंग, वो सब कुछ डायरेक्टिंग में कवर होता है। देन इज गेटिंग मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिविजुअल्स। डायरेक्टिंग में हम क्या इंश्योर करते हैं कि हम अपने इंडिविजुअल्स की जो कैपेबिलिटी है, जो पोटेंशियल है, वो मैक्सिमम लेवल पे उनसे अचीव कर सके। और वो कैसे होएगा, जब वो प्रॉपरली मोटिवेट होएंगे, उनको गाइडेंस मिलेगी। अगर हम उनको मोटिवेट नहीं करेंगे मैनेजर्स, तो दे विल नॉट वर्क टू देयर फुल पोटेंशियल, कि जितना वो कर सकते हैं, जितनी उनकी कैपेबिलिटी है वो उसके अकॉर्डिंग उतना वर्क नहीं करेंगे। तो उनसे मैक्सिमम लेने के लिए इंडिविजुअल से वी हैव टू डू दिस स्टेप। Then is facilitating change in the organization. Now how directing helps to introduce a change in the organization. जब भी कोई change आता है तो जो employees, जो currently staff होता है, वो बहुत ज़्यादा
वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता है उस चेंज को लेके। दैट मीन्स कि क्योंकि कोई भी चेंज आ रहा है तो उनकी जो डेली रूटीन है वो इससे हैम्पर हो जाती है, एंड उनके मन में एक फेयर होता है कि पता नहीं इस चेंज के अकॉर्डिंग हम लाइक खुद को एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं। लाइक जब कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन हुआ था तो जो भी मैनुअल वर्क था उस टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट थी कि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा। तो एट दैट टाइम जो भी एम्प्लॉयज़ थे दे वर वेरी रेजिस्टेंट कि वो चेंज नहीं होंगे। दैट मीन्स कि वो मैनुअली जो वर्क कर रहे थे वो वही करेंगे, बिकॉज इट विल टेक टाइम कि एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लर्न करने में उनको टाइम लगेगा। तो बट उस केस में मैनेजर्स, जो लीडर्स थे, मोटिवेटर्स थे, सुपरवाइजर्स थे, उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि इसका जो बेनिफिट है वो उनको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा होएगा, बिकॉज मैनुअली काम करने में मिस्टेक ज़्यादा होती है, टाइम ज़्यादा लगता है। बट अगर हम कंप्यूटराइज्ड वर्क करें तो एक बेसिस हो जाता है हमारे पास, एंड टाइम भी कम लगता है, एरर्स भी कम होते हैं, एंड उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी होएगी। सो दैट इज़ वाई डायरेक्टिंग में हम अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, उनको लीड करते हैं, उनको बेनिफिट्स बताते हैं कि ये चेंजेस जो हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए नहीं है, ये पर्सनली भी एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे, बिकॉज उनमें भी अगर ग्रोथ होएगी तो ही वो एफिशिएंट होंगे फ्यूचर पोजीशंस के लिए। Then last is it helps in establishing stability and balance in the organization. स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द सेंस कि लाइक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर बैलेंस रहेगा, बिकॉज जो भी वर्क है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो रहा है, सुपरवाइज हो रहा है, डे टू डे वर्क, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है कि कौन सी डायरेक्शंस में उनको वर्क करना है, फीडबैक मिल रहा है इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग गुड, एंड कम्युनिकेशन इज़ वेरी क्लियर एंड कॉन्टीन्यूस मोटिवेशन मिल रही है, जिसके कारण वो सेटिस्फाइड रहते हैं एंड वर्क बिल्कुल स्टेबल होता है। मिस कम्युनिकेशन और कन्फ्यूजन्स जो होती हैं वो नहीं होती है, बिकॉज वी आर अप्लाइंग दिस स्टेप डायरेक्टिंग एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. So this was the importance of directing. Next very important topic is elements of directing. There are mainly 4 elements of directing, that is supervision, leadership, motivation and communication. Firstly we will start with the first element of directing, that is supervision. सुपरविजन में मेनली कि ये इसमें ये होता है कि जो भी देयर इज़ वन सुपरवाइज़र जो कि अपॉइंट किया जाता है, एंड हमने स्टडी भी किया था फर्स्ट चैप्टर में कि सुपरवाइज़र जो होता है वो ऑपरेशनल या जो लोअर लेवल होता है उस पर वर्क करता है। सो इस केस में सुपरवाइज़र का मेन टास्क क्या होता है कि जो भी डे टू डे टास्क हैं सबॉर्डिनेट के या उसके पर्टिकुलर टीम के या एम्प्लॉय के, उन डे टू डे टास्क को चेक करना एंड उसको टाइम टू टाइम गाइडेंस देना, फीडबैक देना कि वो अपने टास्क जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो सुपरवाइज़र का मेन ये होता है कि अपने टीम के साथ लिंक बना के रखना, टीम को मोटिवेट करना एंड उसके डेली टास्क जो है उनको चेक करना। इसमें हम मेनली सुपरविजन में यही चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर सुपरवाइज़र हम हायर कर देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, एंड जो कि ऑपरेशनल लेवल पे वर्क कर रहा है, लोअर लेवल पे वर्क कर रहा है, तो उसका डायरेक्ट कंटैक्ट वर्कर्स के साथ होता है कि वो डे टू डे उनकी फंक्शनिंग चेक करता है, उनको इंस्ट्रक्शंस देता है कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग, एंड फीडबैक उनको देता है कि वो कैसे अपने जो भी उनका परफॉर्मेंस में डाउन हुआ है तो कैसे वो उसको चेक कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सुपरवाइज़र का मेन टास्क क्या होता है, गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ टू एकम्प्लिश दी गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके एफर्ट्स को गाइड करना, सुपरवाइज करना, चेक करना एंड उनको फीडबैक देना, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाएँ। सुपरवाइज़र का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है क्योंकि वो एक लिंक होता है लोअर वर्कर्स के बीच में एंड जो अपर लेवल मैनेजमेंट होती है। जो भी वर्कर्स की कंप्लेंट्स होती हैं या सजेशंस होती हैं वो कौन अपर लेवल तक रीच करवाता है, दैट इज़ सुपरवाइज़र। एंड जो भी पॉलिसीज़ वगैरह अपर लेवल मैनेजर्स बनाते हैं वो वर्कर्स तक कौन कम्युनिकेट करता है, सुपरवाइज़र। सो ही इज़ अ लिंक बिटवीन दी वर्कर्स एंड दी अपर लेवल मैनेजमेंट।
Supervisor, as we have discussed that he acts as a link between workers and management. तो जो भी कम्युनिकेशन होती है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में वो किसके थ्रू होती है, सुपरवाइजर के थ्रू. Then supervisor also plays a very important role in maintaining group unity. Group unity in the sense कि particularly जो supervisor होता है उसका काम सिर्फ एक particular employee को देखना नहीं होता, वो ऑन अ टीम बेसिस पे चेक करता है डेली. अपनी टीम उसको एक असाइन कर देती, कंपनी कर देती है 10 और 15 पर्सन्स एज कंपनी की पॉलिसी जो भी है, उसके अकॉर्डिंग वो सुपरवाइज़र ये इंश्योर करता है कि जो भी पर्टिकुलर वर्कर है वो अपने डे टू डे टास्क कर रहा है, एफर्ट्स दे रहा है, बट ग्रुप यूनिटी भी रहे. दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन हो, कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन ना हो, प्रॉपरली वो कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क कर रहे हैं एंड ऐसा टीम वो अपने एफर्ट्स दे रहे हैं. ऐसा नहीं है कि जो पर्सन प्रोडक्शन कर रहा है एंड फाइनेंस को लाइक इतना फाइनेंस नहीं अरेंज हो रहा तो वो पर्सन प्रोडक्शन स्टिल ही इज़ डिमांडिंग मोर. तो उन सभी डिपार्टमेंट्स के जो भी वर्कर्स हैं, जो वर्क चल रहा है वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट मैनर में हो एंड ग्रुप फॉर्म में हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके. ये कौन इंश्योर करता है, सुपरवाइजर. देन नेक्स्ट थिंग इज़ ही इंश्योर्स दैट जो भी हमारे टारगेट सेट हुए हैं, जो भी लाइक प्लानिंग में हमने टारगेट सेट किए हैं, तो जो परफॉर्मेंस है वर्कर्स की वो उन टारगेट्स के अकॉर्डिंग हो. कि जो भी क्वालिटी डायमेंशंस मिले हैं हमें, इतनी क्वांटिटी बननी चाहिए, इतना आउटपुट होना चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, जो भी टारगेट्स बेंचमार्क सेट हुए हैं, तो सुपरवाइज़र इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ वर्कर्स उन बेंचमार्क्स को अचीव करे. सुपरवाइज करता है कि गाइड करता है उनको कि दे कैसे वो अचीव करेंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, एंड कैसे उनको अपना डेली किस स्पेस पे अपना वर्क स्केड्यूल उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए. देन इज सुपरवाइज़र जो होता है कि एफिशिएंट टीम बिल्डिंग करता है, एज आई हैव अर्लियर सेट कि ग्रुप यूनिटी मेंटेन करता है. तो एक पर्टिकुलर टीम बिल्ड कर देता है. दैट मीन्स कि वो टीम जो भी होती है कि ये इंश्योर करता है कि उसमें हार्मनी रहे एंड उनको कंटिन्यूस ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करता रहता है. अब जो सुपरवाइज़र को अपनी टीम मिलती है तो वो ये उसका काम सिर्फ यही नहीं होता है कि उनको इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना. ही हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू डू कि उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी है, साथ साथ वर्क के उनको ट्रेन भी करना है. दैट मीन्स कि जो ट्रेनिंग का काम होता है वो कौन चेक करता है, सुपरवाइज़र. कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो भी मशीनरीज के रिगार्डिंग या जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे वर्क होना है, वो सब कुछ कौन ट्रेन करता है, सुपरवाइज़र करता है अपनी पर्टिकुलर टीम को. देन इज सुपरवाइज़र जो होता है कि वो डे टू डे एंड फ्रेंडली कॉन्टैक्ट्स मेंटेन करता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ. तो वो एक एज अ गाइड, एक फिलोसफर भी उनके लिए वर्क करता है कि उनको कोई सजेशन चाहिए हो वर्कर्स को या कुछ भी चाहिए हो तो सुपरवाइज़र के अच्छे सोशल रिलेशंस होते हैं उनके साथ, तो वो उनको गाइड भी कर सकता है, उनका मेंटर भी बनता है. देन लास्ट इज सुपरवाइज़र जो होता है वो वर्क एनालाइज करता है अपनी टीम का, अपने अंडर वर्कर्स का, एंड उनको टाइम टू टाइम फीडबैक देता रहता है कि कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है वो ईजिली अचीव हो सके. देन सुपरविजन इज ओवर. नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज लीडरशिप. आफ्टर सुपरविजन नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज लीडरशिप. लीडरशिप में अब मेनली क्या होता है कि देयर इज़ वन लीडर और अ गाइड फॉर अ टीम जो कि पर्टिकुलरली टीम के बिहेवियर को या वर्कर्स के बिहेवियर को अपने बिहेवियर से इन्फ्लुएंस करता है. लीडरशिप और लीडर मीन्स अ आइडियल पर्सन. आइडियल पर्सन मीन्स कि जो पूरी तरह से आइडियल है, जिसका वर्क बहुत ही अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छी है, सभी स्किल्स है उसमें, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड, टीम को हैंडल करने के बहुत अच्छे स्किल्स हैं. तो वो जो लीडर होता है वो ऐसा पर्सन होता है कि जो कि लीड करता है टीम को एंड पूरी टीम को इन्फ्लुएंस करता है अपने बिहेवियर से, कि जैसा वो बिहेव कर रहा है वैसी ही टीम भी इन्फ्लुएंस होती है वैसा ही बिहेवियर करने के लिए. तो लीडर का मेन टास्क होता है कि सबऑर्डिनेट्स को लीड करना, उनको गाइड करना कि वो विलिंगली वर्क करे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, उनको मोटिवेट करना.
सो मैनेजर्स एट ऑल लेवल एक्ट्स एज लीडर्स. जो भी मैनेजर्स होते हैं लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, वो अपनी पूरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की टीम को लीड कर रहा है. लीड मीन्स कि जो भी रिजल्ट्स वगैरह है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर की होएगी. तो लीडर इंश्योर करता है कि वर्कर्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करते हैं एंड टाइम टू टाइम गोल्स जो है वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. सो देयर आर सम फीचर्स ऑफ लीडरशिप. फर्स्टली लीडरशिप क्या होती है? इट इंडिकेट्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स. ये एबिलिटी है, लीडर की एबिलिटी है कि वो अदर्स जो बाकी पर्सन्स हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा. दैट मीन्स कि उसका इतना अच्छा एफिशिएंट उसका वे ऑफ वर्किंग होना चाहिए कि वो बाकियों को भी इन्फ्लुएंस करे कि वो भी उसके जैसा वर्क करें. देन इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ अदर्स. लीडरशिप और लीडर का मेन रोल क्या होता है कि जो बिहेवियर्स जिन एम्प्लॉयज़ का अच्छा नहीं होता और मे बी जिनके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, पर्टिकुलर गोल नहीं है कि किस डायरेक्शन में वर्क करना है, तो वो उनके बिहेवियर को अमेंड कर सके लीडर, उनको लीड कर सके कि जैसा वो आइडियली वर्क कर रहा है लीडर अच्छे वे में, ऐसा ही उसके आगे जो टीम है उसके अंडर जो वर्कर्स हैं वो भी वर्क करें. Then it indicates interpersonal relations between leaders and followers. जो लीडर है एंड फॉलोअर है उनके बीच में जो इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं, जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस हो रही हैं, या फिर इंटरपर्सनल रिलेशन मींस जो सोशल रिलेशंस हैं कि इसके अलावा वो उनसे जो टीम है वो सजेशंस भी ले सकती है अपने लीडर से, उनके परफॉर्मेंस को अच्छे से एनालाइज कर सकती है एंड सोशल रिलेशंस भी जो मेंटेन होते हैं. ऑल दिस कम्स अंडर लीडरशिप. Then next is it is exercised to achieve common goals of the organization. Now हमें लीडर की नीड क्यों होती है? क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर लीडर होएगा, एक पर्टिकुलर पर्सन होएगा टीम को लीड करने के लिए, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो ईजिली अचीव हो जाएंगे, क्योंकि सभी एम्प्लॉयज़ को एक डायरेक्शन मिल गया है, एक फॉलोअर्स को एक लीडर मिल गया जिनके वर्क को उनको फॉलो करके एज अ टारगेट रख के अपने वर्क को मैनेज करना है. Then last feature of leadership is it is a continuous process. ऐसा नहीं है कि लीडरशिप में एक बारी पर्सन ने लीड किया, एक लीडर हमने बना दिया, उसने एक बारी लीड किया एंड टास्क इज ओवर. लीडरशिप कंटिन्यूस होती है. जो भी लीडर है वो कंटिन्यूसली अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता रहता है. एंड इन केस अगर लीडर नहीं इन्फ्लुएंस कर पा रहा है या लीडर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है एंड उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन हो रही है, तो कंपनी उस लीडर को चेंज भी कर सकती है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच कीप्स ऑन गोइंग. देन नेक्स्ट इज क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर. अब जो एक अच्छा लीडर होता है उसकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं जो कि उसमें होनी चाहिए. फर्स्टली कम्युनिकेशन स्किल्स. नाउ कम्युनिकेशन स्किल्स वेर एवर यू गो, every company demands कि you have good communication skills, because अगर पर्सन प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो ही विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड कोई भी कंपनी की पॉलिसीज़ हैं या मेजर्स है या सजेशंस है तो वो एक्सप्रेस नहीं होएंगी. कम्युनिकेशन नीड्स टू बी वेरी क्लियर. जो भी हमारे मैसेजेस हैं वो बहुत क्लियरली कम्युनिकेट होनी चाहिए. सो दैट इज़ वाई जो भी लीडर है उसका डे टू डे डेली टास्क क्या होता है, अपने फॉलोअर्स के साथ कम्युनिकेट करना, उनको प्रॉपर पॉलिसीज़ वगैरह उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना. तो उसके लिए उसके कम्युनिकेशन स्किल्स होने, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर कि वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाए. नॉलेज. नेक्स्ट थिंग इज़ अ गुड लीडर मस्ट हैव अ नॉलेज एज पर रिक्वायर्ड. कि अगर लीडर प्रॉपरली लीडर को नॉलेज होएगी अपने वर्क को लेके, अपने प्रोफाइल को लेके एंड अदर फैक्टर्स को लेके, तो फॉलोअर्स को कल कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उस केस में कौन उनकी हेल्प करेगा? सजेशंस के साथ लीडर वगैरह जो है वो हेल्प करेगा. बट इसके लिए ये इंश्योर करना है कि लीडर का IQ लेवल, लीडर की नॉलेज अच्छी हो फील्ड्स को लेके, सभी फील्ड्स में उसकी इन डेप्थ नॉलेज हो जो इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए वो वर्क कर रहा है, ताकि फॉलोअर्स या एम्प्लॉयज़ को कोई भी प्रॉब्लम आए तो दे कैन रेफर टू देयर लीडर. नेक्स्ट इज इंटेग्रिटी. नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर इज इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी मीन्स कि उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जो भी सेपरेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो उनके एफर्ट्स को यूनाइट कर सके. दैट मीन्स इंटीग्रेट कर सके कि जो भी इंडिविजुअल एफर्ट्स लग रहे हैं उनको ग्रुप एफर्ट्स में इंटीग्रेट करे एंड उनके जो भी परफॉर्मेंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करे. एंड ही शुड बी ऑनेस्ट. इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स कि लीडर जो होता है वो एक आइडियल पर्सन होता है, तो जो भी कंपनी का डिसिप्लिन है, गाइडलाइंस है, उनको लीडर हैम्पर ना करे. देन इज इनिशिएटिव.
नेक्स्ट क्वालिटी इज़ कि लीडर में इनिशिएटिव मीन्स कि कुछ न्यू करने की या कोई भी डिसीजन लेने का इनिशिएटिव लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. जो भी पर्सन्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं, लाइक इफ़ दे आर टेकिंग एनी इनिशिएटिव मीन्स कि जो काम बोला जाता है उसके अलावा अगर वो पर्सन खुद से कोई काम को करने का इनिशिएटिव ले रहा है, लाइक कंपनी को सजेशंस दे रहा है कि कंपनी कैसे बेटर परफॉर्म कर सकती है एंड कैसे कॉस्ट रिड्यूस कर सकती है, एंड वो सजेशंस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होती है कंपनी के लिए. तो ऐसी क्वालिटीज़ जो होती हैं, ऐसी क्वालिटीज़ के पर्सन्स को मेनली कंपनी वांट्स कि ऐसे पर्सन्स जो है वो लीडर बने जिनके अंदर ये इनिशिएटिव, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ न्यू क्रिएटिव करने का कैपेबिलिटी होती है, जो इनिशिएटिव लेते हैं. देन इज नेक्स्ट क्वालिटी इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको एक टीम को लीड करना है, अगर आपको दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है, मोटिवेट करना है, तो यू शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट. मीन्स कि कॉन्फिडेंस जो है वो पूरा होना चाहिए. दैट मीन्स कि आप अपने आप को अच्छे वे में प्रेजेंट कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर रहे हो, एंड यू आर श्योर अबाउट एवरीथिंग यू आर परफॉर्मिंग, कि रीचेक कर रहे हो कि जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो एंड कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर रहे हो. सो दैट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडर और ऑफ एनी पर्सन हु इज़ लीडिंग अ टीम, और जिस पर्सन को फॉलोअर्स फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वालिटी इज़ मोटिवेशनल स्किल्स. लीडर के मोटिवेशनल स्किल्स अच्छे होने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लीडर का मेन वर्क क्या है, वो दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. इन्फ्लुएंस मीन्स मोटिवेट करता है, तो उसको अपने बिहेवियर से भी उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए एंड उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना चाहिए कि अगर वो बेटर परफॉर्म करेंगे, अगर वो आइडियली वर्क करेंगे, तो दे कैन ऑल्सो लीड द टीम इन फ्यूचर. देन इज डिसीजिवनेस. डिसीजिवनेस मीन्स कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसकी कैसी है लीडर की. दैट मीन्स कि वो डिसीजंस जो है वो रैशनली ले, प्रॉपर लॉजिक के साथ ले, साइंटिफिक डिसीजंस होने चाहिए, सभी ऑल्टरनेट्स को डिस्कवर करके, उनके प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस करके उसके बाद वो ऑल्टरनेट सिलेक्ट करे. तो रैशनल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए उसकी. लास्ट है सोशल स्किल्स. सोशल स्किल्स मेनली क्या होते हैं कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने फॉलोअर्स हैं, उनके साथ अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशंस को मेंटेन करे एंड लाइक सोशली उनके साथ इंटरेक्ट करता रहे, ताकि कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम है या कुछ भी है वो लीडर के साथ डिस्कस करे एंड वो उसका सोल्यूशन फाइंड कर सके. तो बाकी सब क्वालिटीज़ के साथ सोशल जो स्किल्स है वो भी उसके अच्छे होने चाहिए. पर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स जो होते हैं, फ्रेंडली नेचर होना चाहिए उसका, ताकि उससे कम्युनिकेट, लोग ओपनली कम्युनिकेट कर सकें. नॉट टू फ्रेंडली, बट इतना फ्रेंडली हो कि कम्युनिकेशन बैरियर्स जो हैं वो लिमिट हो जाएँ, एक लिमिट एक्सटेंट तक फॉलो हो. So these were some of the qualities of a good leader. Next thing we'll discover that is very important for this leadership topic, that is styles of leadership. Styles means कि leadership या किस किस ways में practice हो सकती है. Firstly there is first style हमारे पास क्या होता है, democratic style of leadership. Democratic, or we can also call it as participative leadership, participative form of leadership. इस स्टाइल में मेनली क्या होता है कि जो भी लाइक लीडर है, डिसीजन मेकिंग उसी की होएगी, बट इस डिसीजन मेकिंग में जो टीम है उनका भी इक्वल रोल होएगा. लेकिन जो भी रिलेशंस, जो भी डिसीजंस बनेंगे उसमें जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ है, जो भी वर्कर्स है, उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा. दैट मीन्स सपोज अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रिलेटेड डिसीजन बनना है कि प्रोडक्शन जो अब है हमारी वो लेबर के थ्रू नहीं होएगी, मशीन मेड होएगी, तो ऐसे डिसीजंस जो मेनली इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, इसमें जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्कर्स वर्क करने हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट या कोई और अदर डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. पूरी टीम को इन्वॉल्व किया जाएगा डिसीजन लेने के लिए. सबकी सजेशंस ली जाएंगी, क्या वो फील करते हैं, क्या उनके रीजंस हैं क्यों ये डिसीजन फॉलो होना चाहिए. बट इन द एंड जो फाइनल डिसीजन होएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होएगी, जो कि फाइनल मैनेजर है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का. बट वो डिसीजन लेगा आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ सजेशंस ऑफ ऑल द टीम मेंबर्स, एंड टीम मेंबर्स को प्रॉपर रीज़न देगा कि उनकी सजेशंस जिनकी फॉलो हुई हैं उनकी क्यों हुई हैं, एंड जिनकी नहीं फॉलो हुई वो क्यों नहीं हुई. तो ये स्टाइल में हम देयर इज़ बैलेंस.
ना तो हम पूरा कंट्रोल एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, पूरी फ्रीडम दे रहे हैं कि वो खुद से डिसीजंस ले, ना ही हम उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं. वी आर अलाउइंग देम टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, सजेशंस दे अपनी, बट फाइनल डिसीजन, फाइनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजर की है कि उसको कंपनी के अकॉर्डिंग देख के डिसीजन लेना है, लेकिन उनकी सजेशंस को कंसिडर डेफिनेटली करना है. एंड अगर कोई सजेशन कंपनी को लग रही है कि दैट इज़ नॉट गुड, तो वो उनको एक्सप्लेन कर देना उसका रीज़न कि ये सजेशन के ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, दैट इज़ वाई दे हैवंट फॉलोड दिस. तो इसमें इट इज़ दी मोस्ट डिज़ायर्ड फॉर्म स्टाइल ऑफ लीडरशिप, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल, बिकॉज देयर इज़ बैलेंस बिटवीन, ना तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, ना ही बहुत ज़्यादा फ्रीडम है फॉलोअर्स पे. तो इसके कुछ मेरिट्स ये होते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है. इंडिविजुअल्स को ये लगता है कि उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा, तो वो सजेशंस वगैरह जो है अच्छे से प्रॉपरली वर्क अपना एनालाइज करते हैं, कंपनी को इनिशिएटिव लेते हैं सजेशंस देने में, जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है. देन इज इट क्रिएट्स दी एटमॉस्फेयर ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन हो जाती है, बिकॉज सब मिलके डिसीजन ले रहे हैं, सबके पॉइंट्स को कंसिडर किया जा रहा है, तो सब कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ एंड कोऑर्डिनेट वे में वर्क करते हैं. सो इससे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स जो होती है, जो प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना होता है वो ईजी हो जाता है, बिकॉज इस प्लानिंग प्रोसीजर में हमने सबको इन्वॉल्व किया था. देन इट ऑल्सो हेल्प्स कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो जो फर्दर फ्यूचर वेंचर्स हैं उनके लिए भी प्रिपेयर्ड होते हैं, उनको कंपनी की इन डेप्थ नॉलेज भी मिलती है. जब उनको डिसीजंस में इन्वॉल्व किया जाता है तो दे फील गुड, दे फील सेटिस्फाइड कि उनका भी कुछ रोल है ऑर्गेनाइजेशन में. सो दे ऑल्सो फील, उनका मोरल जो होता है वो इससे बूस्ट होता है. प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन होती है उनकी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स में इंक्रीज होती है वर्क को लेके. बट इट हैज़ सर्टेन डीमेरिट्स ऑल्सो. जो डिसीजन मेकिंग है वो स्लो हो जाती है, बिकॉज काफ़ी टाइम लग जाता है डिसीजन लेने में. पहले मीटिंग कंडक्ट होती है जिसमें सभी सबॉर्डिनेट्स को, सभी वर्कर्स को एक साथ करते हैं, देन सबकी सजेशंस लेना, देन उन सजेशंस में से चेक करना कि कौन सी सजेशन यूज़फुल हो सकती हैं एंड कौन सी सजेशंस यूज़फुल नहीं है. सो इट टेक्स टाइम. सो दैट इज़ वाई डिसीजंस को लेने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कम टाइम रह जाता है. सो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन पे हमारे अफेक्ट पड़ता है कि जो चीज़ें डिस्कस हुई थी वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं. एंड समटाइम्स लीडर्स क्या करते हैं कि वो सारा डिसीजन मेकिंग ग्रुप पे छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है कि डिसीजंस जो होते हैं वो एफिशिएंट आउटकम भी नहीं आती है समटाइम्स इन दिस फॉर्म ऑफ लीडरशिप. So this was all about the first style of leadership, that was democratic or participative form of leadership, the most ideal style of leadership. Next is autocratic leadership. Next style is autocratic. ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में मेनली क्या होता है कि एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि डेमोक्रेटिक में क्या होता था कि जो टीम थी हम उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते थे. बट इन ऑटोक्रेटिक स्टाइल हम जो भी मैनेजर है या जो भी लीडर है वो सभी डिसीजंस जो है वो अपने बेसिस पे लेता है. बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है एम्प्लॉयज़ पे, उनको फिक्स टास्क दे दीजिए, टास्क प्रोवाइड कर देता है लीडर, फिक्स मैनर भी प्रोवाइड कर देता है कि किस सीक्वेंस में, किस मैनर में टास्क परफॉर्म होना है. एंड आफ्टर दैट उनकी सजेशंस, ही आस्क फॉर देयर सजेशंस, बट वही टास्क वो डिसाइड कर देता है, मैनर डिसाइड कर देता है. अदर मतलब स्मॉल थिंग्स जो होते हैं उनके लिए सजेशंस ही कैन आस्क, बट जो मेजर डिसीजंस हैं वो कम्प्लीटली कौन लेता है, लीडर और दी फॉलोअर ऑफ लीडर और दी मैनेजर ऑफ द टीम. जो फॉलोअर्स हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं उनका कोई रोल नहीं होता डिसीजन मेकिंग में. डिसीजंस खुद लीडर लेके उनको कन्वे कर देता है एंड दे जस्ट हैव टू फॉलो द डिसीजंस. सो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है एम्प्लॉयज़ पे, वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, उनको डिपेंड करना पड़ता है अपने लीडर पे कि जो लीडर डिसीजंस दे रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करते हैं. सो वो उन्हीं को ही, उनके अपने लीडर्स के डिसीजंस को ही फॉलो करते हैं, उनका इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन का रोल नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में. सो इट हैज़ सर्टेन मेरिट्स, ऑन द अदर हैंड इट हैज़ डीमेरिट्स ऑल्सो. तो इसके कुछ मेरिट्स यही है मेनली कि जो डिसीजन मेकिंग था वो फास्ट होता है,
फास्ट इसलिए होता है बिकॉज देयर इज़ अ सिंगल पर्सन, सिंगल जो मैनेजर है या लीडर है वो डिसीजन ले रहा है एंड जो डिसीजन है वो कन्वे कर देते हैं। जहाँ पे जिन सिचुएशंस में बहुत अर्जेंट एमरजेंसी में डिसीजंस की नीड होती है तो उस केस के लिए ऑटोक्रेटिक स्टाइल इज़ बेस्ट, की डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है इसमें। एंड सेकेंडली देयर इज़ अ लीडर जो कि डिसीजंस ले रहा है, तो एम्प्लॉयज़ के पास प्रॉपर डायरेक्शन होती है लाइक कैसे उनको वर्क करना है एंड कॉन्टीन्यूसली उनकी जो जॉब होती है कि वो उनको क्लियर होती है कि डिसीजंस जो उनको मिल रहे हैं उन डिसीजंस उन गोल्स को कैसे उसने अचीव करना है। तो क्विकेस्ट वे होता है ये डिसीजन मेकिंग का। बट इसके कुछ डीमेरिट्स क्या हैं कि एम्प्लॉयज़ के अंदर डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगी, उनका मोराल जो है वो डाउन चला जाएगा बिकॉज उनको कंपनी की डिसीजंस में अगर इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है तो जो भी प्लान्स वगैरह बन रहे हैं मे बी उनकी विलिंगनेस ना हो उन प्लान्स में। सो दैट इज़ वाई दे विल डू वर्क, बट वो इतनी एफिशिएंटली उस वर्क को नहीं करेंगे जितना अगर उनको हम इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तो मे बी दे कैन वर्क मोर एफिशिएंटली। सो उनकी पैसिव रेजिस्टेंस होएगी इस केस में एंड वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएंगे। दैट मीन्स कि इनिशिएटिव नहीं लेंगे खुद से, रिजिड इन द सेंस कि जो प्लान्स, जो टारगेट्स, जो टास्क उनको मिल रहे हैं वो उन्हीं को परफॉर्म करेंगे, तो रिजिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एंड ऑल्सो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस कि कंटिन्यूस प्रेशर जो उनके लीडर से उनको मिलता रहेगा कि ये टास्क है, मे बी उनकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा टास्क उनको मिल जाएंगे जिससे डिससेटिस्फैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी अमंग दी एम्प्लॉयज़। So this was about the second style of leadership, that was autocratic style. Third is laissez-faire. Third style of leadership is laissez-faire, or we can say it free reign leadership. फ्री रेन लीडरशिप नेम से क्लियर हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे देयर इज़ नो कंट्रोल ऑन दी फॉलोअर्स और ऑन दी वर्कर्स। कंप्लीट फ्रीडम होती है वर्कर्स के पास, जो भी उनका बॉस है या फिर मैनेजर है, कंप्लीटली वो आउट ऑफ हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज टीम, कि उसको लगता है उसकी टीम बहुत ज़्यादा कैपेबल है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो अपने डिसीजंस खुद से ले सकते हैं। सो उनको कंप्लीट फ्रीडम मिलती है, कोई कंट्रोल नहीं होता, जितनी मर्जी वो क्रिएटिविटी दिखाएं डिसीजंस को लेके, जो भी डिसीजन मेकिंग होनी है। सो कंप्लीट जो भी फ्रीडम होती है, कंप्लीट कंट्रोल उनके हैंड में ही होता है। फॉलोअर्स या सबॉर्डिनेट्स खुद डिसीजन लेते हैं, बिकॉज ये तभी एप्लीकेबल होता है, तभी सूटेबल है जब टीम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और केपेबल है कि वो अपने डिसीजंस, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के डिसीजंस है वो अपने खुद हैंडल कर सके। लीडर की इन्वॉल्वमेंट की इतनी नीड नहीं होती है। सो मिनिमम लीडरशिप फंक्शन जो होता है वो इसमें होता है लेजिस्फेयर में। इंटरफेरेंस भी डे टू डे वर्क में बहुत ज़्यादा लेस होती है लीडर की। इसके मेरिट्स मेनली क्या है कि लीडर का जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है। लीडर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट टास्क जो होते हैं कंपनी के उन पे फोकस करता है। जो भी अदर डिसीजंस होते हैं वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में हम किसको फ्रीडम दे देते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ है या कंसर्न डिपार्टमेंट के वर्कर्स है वो इन डिसीजंस को खुद से ले सकें। देन इट ऑल्सो अलाउ वर्कर्स टू वर्क फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस। कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती उनके वर्क को लेके, तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। अगर डिसीजंस खुद लेने हैं तो वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अपने टास्क, अपनी कैपेबिलिटीज़ को देख के, अपने रिसोर्सेज को देख के डिसीजन लेंगे तो वो बेस्ट डिसीजंस बनेंगे, बिकॉज वो उनके प्लान्स के अकॉर्डिंग होंगे। बट इट हैज़ सर्टेन डीमेरिट्स ऑल्सो। सबसे पहले इससे क्या हो सकता है, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क ड्यू टू लेस ग्रुप प्रोडक्टिविटी। क्वालिटी ऑफ वर्क हैम्पर हो सकता है बिकॉज दे आर टेकिंग डिसीजंस ऑन देयर ओन। तो ग्रुप में इससे कन्फ्यूजन्स भी हो सकती हैं, फाइट्स भी हो सकते हैं कि वो खुद से अपने डिसीजंस ले रहे हैं, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो हैम्पर हो सकती है। देन ऑल्सो कहीं जॉब्स जो होती है वो अनकम्प्लीटेड रह जाती हैं, बिकॉज दे नो दैट दे हैव फुल फ्रीडम, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए वो जॉब्स को मतलब अनकम्प्लीट मैनर में, लाइक अगर कोई ना भी कंप्लीट हो तो दे नो कि कोई उनसे इतना पूछेगा नहीं, तो इतना मैटर नहीं करता। एंड लास्टली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी डिसीजन अगर गलत लिया गया है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज एवरीवन, हर कोई एक दूसरे पे ब्लेम डालेगा। इन केस अगर लीडर डिसीजन ले रहा है तो वी नो कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन, बट जहाँ पे टीम डिसीजन ले रही है तो वहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर डिसीजन मेकिंग गलत हुई है तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स इन दिस केस।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट लीडरशिप एंड एक अच्छे लीडर के क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लीडरशिप्स and styles of leadership. We have covered these topics under the leadership element of directing. Next element is, third element of directing is motivation. मोटिवेशन में मेनली अब क्या इंश्योर करते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिज़ायर्ड मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि कैसे हमने सबऑर्डिनेट्स को स्टिमुलेट करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनके अंदर डिज़ायर अराइज करना है कि ताकि वो एक पर्टिकुलर एफिशिएंट मैनर में वर्क करे कंपनी के लिए एंड जो भी कंपनी के गोल्स हैं उनको अचीव करें. तो मोटिवेशन में वी मोटिवेट देम, वी enable them to perform in a desired manner, to perform in the manner that is very efficient and effective for the organization. तो continuously हम उनको motivate करते रहते हैं अच्छा perform करने के लिए. Then there are three terms जो कि mainly इसमें cover होती हैं. Firstly it is motive. Motive is inner desire of a person जो उसको मोटिवेट करता है कि एक पर्टिकुलर उसका डिज़ायर है जो उसको एक्टिवेट करता है, उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि जिससे वो अपने पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करे. दैट मीन्स कि नीड अराइज होती है उसके अंदर जिससे वो अपने उन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वर्क करता है, मोटिवेट होता है एंड गोल्स को अचीव करता है. सपोज़ हंगर जो है वो उसकी नीड है and that is why to satisfy that need a person searches for food. Similarly a person salary जो है person की need है, because अगर money होगा तो ही वो अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर सकता है. तो उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या सर्च करता है, जॉब. दैट इज़ वाई ही सर्चेस फॉर अ जॉब टू सेटिस्फाई हिज फाइनेंशियल नीड्स. नेक्स्ट टर्म इन दिस इज मोटिवेशन. मोटिवेशन में मेनली क्या होता है कि मोटिवेशन इज़ दी प्रोसेस कि हम उसको स्टिमुलेट करते हैं उसकी एनर्जीज़ को एक राइट डायरेक्शन में प्रोसेस करने के लिए, डिज़ायर्ड मैनर में प्रोसेस करने के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सके. सो मोटिवेशन इज़ दी प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग हिम कि वो अपने मोटिव्स, अपने डिज़ायर्ड एक्शंस, अपनी नीड्स को अचीव करे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करे एक डिज़ायर्ड एक्ट में परफॉर्म करके, डिज़ायर्ड मैनर में परफॉर्म करके. And third important concept is motivators. Motive, motivation and motivators. मोटिवेटर्स मेनली क्या होते हैं, टेक्निक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, कि किस टाइप के हम उनको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, हम उनका रिकग्निशन कर रहे हैं, उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो भी हम उनको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहे हैं, दैट आर द टेक्निक्स टू मोटिवेट देम. सो दे आर नोन एज मोटिवेटर्स. Now next is very important, that is Maslow's need hierarchy theory of motivation. Maslow ने Maslow has given need hierarchy theory of motivation. That means कि he has described a particular hierarchy. Hierarchy means particular form जिसमें पर्सन अपने नीड्स को फुलफ़िल करता है. आफ्टर उसकी एक नीड फुलफ़िल होती है तो ही मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द हायरार्की, सिमिलरली टू द अदर स्टेप, और वो तब तक मूव करता जाएगा जब तक उसकी फाइनल नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाती हैं. सो फर्स्ट नीड वाज बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स. फर्स्ट नीड इज़ बेसिक नीड और साइकोलॉजिकल नीड. दैट इज़ अ वेरी प्राइमरी नीड ऑफ एनी पर्सन. बेसिक नीड अब हर पर्सन की क्या होती है कि लाइक शेल्टर, होम, हंगर, थर्स्ट एक्सेट्रा. दीज आर द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स. अगर ये नीड्स नहीं पूरी होंगी तो डेफिनेटली वी विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग. इफ़ वी आर नॉट गेटिंग फूड और नॉट प्रॉपर स्लीप, वी विल नॉट एबल टू वर्क और concentrate on anything. So that is why it is the basic need. Similarly from the organizational perspective, if we take salary is the basic need.
अगर सैलरी ही नहीं मिल रही है तो उसके अलावा जितनी मर्जी रिकॉग्निशन, जितना मर्जी अप्रेजल, जितनी मर्जी एप्रिसिएशन मिल जाए, दैट इज़ ऑफ नो बेनिफिट, बिकॉज फर्स्टली आपकी बेसिक नीड क्या है, अपने फाइनेंशियल जो मॉनिटरी नीड्स हैं उनको फुलफिल करना. सो इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सैलरी इज़ द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड. देन इज सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स. सेकेंड टाइप ऑफ नीड्स आर सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स. जब भी कोई पर्सन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है और हम अपनी डेली अगर लाइफ में देखें तो डेफिनेटली वी नीड सेफ्टी और सिक्योरिटी. सेफ्टी हमें क्यों चाहिए होती है? दैट मीन्स कि हम सेफ़ रहें, हमारी लाइफ जो है वो सेफ़ रहे, कोई भी एक्सीडेंट्स वगैरह से हम सेफ़ हों, हम प्रिकॉशंस लेते हैं. सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई ऑल्सो वांट्स कि देयर शुड बी जॉब सिक्योरिटी, कि उसको विदाउट एनी रीज़न कंपनी टर्मिनेट ना करे, ले ऑफ ना करे कल को, कि लाइक कंपनी ये ना बोले कि ओवर स्टाफिंग हुई हुई है यहाँ पे इसलिए हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं. तो दे रिक्वायर सिक्योरिटी. उनको एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए कि जिससे वो सिक्योर्ड होंगे कि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो कंपनी के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा. इसमें उनको हम एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो. बट इसका एक डीमेरिट ये होता है कि वो इससे लाइक लेथार्जिक थोड़े हो जाते हैं, परफॉर्मेंस में डाउन हो जाते हैं, बिकॉज दे आर सिक्योर्ड कि उनको जॉब से नहीं निकाला जाएगा. सो दैट इज़ वाई कंपनी उनको कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन करके कि इफ़ दे आर परफॉर्मिंग एज पर दी स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपनी, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स दे रहे हैं और उनका जो बिहेवियर है वो अच्छा है कंपनी के अकॉर्डिंग, तो दे आर सिक्योर्ड फॉर देयर जॉब की कंपनी विदाउट एनी रीज़न उनको टर्मिनेट नहीं करेगी जॉब से. थर्ड लेवल नीड्स आर एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स. एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स, ये नीड्स मेनली क्यों होती हैं कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, दैट मीन्स इंटरपर्सनल रिलेशंस की हम बात करते हैं. सपोज लाइक फ्रेंड्स एंड ऑल की, जिससे आप अपनी सोशल रिलेशंस को कवर करो, कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अलावा सोशली जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं. सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एफिलिएशन, बिलोंगिंग. अगर इफ़ यू डोंट हैव एनी ग्रुप और यू आर वर्किंग एज अ सिंगल पर्सन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे क्या होएगा कि मे बी आप बोर हो जाओगे उस जॉब को करके, मे बी आपको कुछ सजेशंस की नीड है तो यू विल नॉट गेट दैट. एंड सेकेंडली एंटरटेनमेंट सोर्स भी नहीं है कोई, तो एक ही दिन एक टास्क को परफॉर्म करते करते बोर हो जाएंगे. बट अगर हमारा ग्रुप है, हम बिलोंगिंगनेस है हमारे, तो दैट इज़ वाई तो हमारी वो नीड्स फुलफिल होती हैं कि जो थोड़ा लाइक ऑफिशियल थिंग्स के अलावा थोड़ी और चीज़ें हों जिससे हमारा माइंड जो उसको एक ब्रेक मिल जाए और वो फ्रेश हो जाए. देन फोर्थ टाइप ऑफ नीड्स इज मूविंग. वी आर, जब एक नीड सेटिस्फाई होती है तो ही गोज फॉर सेकेंड नीड, सेकेंड होती है तो थर्ड हो जाएगी फुलफिल, तो अब वो जाएगा अपनी फोर्थ नीड पे, दैट इज एस्टीम नीड्स. एस्टीम नीड्स में व्हाट ही डिमांड फॉर रिकॉग्निशन, ही आस्क फॉर एप्रिसिएशन. जब उसको एक फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट मिलता है, प्रेस्टीज मिलता है. एस्टीम मीन्स उसका कॉन्फिडेंस जो है जिससे अप होता है, तो वो उसकी नीड्स होती है कि जब पर्टिकुलर लेवल पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड उसको अच्छी प्रेज मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रही है, मे बी वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन रहा है या एनीथिंग विच मोटिवेट्स हिम, तो उससे उसकी जो सेल्फ एस्टीम नीड्स है वो फुलफिल हो रही हैं. Then now we are moving to the last need of the hierarchy, to the top level of the hierarchy, जो उसकी final need होती है, that is self actualization और self fulfillment. self actualization, इसमें मेनली क्या होता है कि जब वो सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाता है, व्हेन ही सेटिस्फाइड की फुल पोटेंशियल अपना उसने कर लिया एंड जो भी उसकी नीड्स थी वो फुली सेटिस्फाइड हो गई हैं, कि वो एक बहुत अच्छे लेवल पे चला गया है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है एंड वो सेल्फ फुलफिल्ड है, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है, सेटिस्फाइड है, तो दैट इज़ हिज लास्ट लेवल ऑफ नीड. सो दिस वॉज द हायरार्की, मैस्लोज नीड हायरार्की ऑफ मोटिवेशन, कि किस वे में ह्यूमन की नीड्स होती हैं एंड कैसे वो उसको मोटिवेट करती हैं एंड कैसे एक नीड के कंप्लीट होने के बाद ही गोज ऑन टू दी सेकेंड नीड. तो कुछ फीचर्स थे मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के. सबसे पहले फर्स्ट फीचर वॉज कि पर्सन्स जो होते हैं उनका बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, उनकी नीड्स पे,
कि अगर उसकी जो बेसिक नीड, उसकी इंटेंसिटी क्या है नीड की, उस पर उसका बिहेवियर मोटिव डिपेंड करता है कि उसकी क्या नीड है। अगर उसकी बेसिक सैलरी की नीड है तो ही विल परफॉर्म फॉर मतलब एक लिमिट लेवल तक करेगा जितना कहा गया उतना। बट अगर उसकी नीड है एस्टीम की, लाइक प्रमोशन की, प्रेस्टीज की, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेगा, उसका बिहेवियर उस वे में अमेंड हो जाएगा। तो उनका बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, पर्सन का, उनकी नीड्स पे। Then is this theory of Maslow is for hierarchical order. As per Maslow ऐसा नहीं होएगा कि बेसिक नीड अगर फुलफिल होगी है तो वो सीधा एफिलिएशन पे जाएगा। ही सेड वो पहले एफिलिएशन से पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी पे जाएगा। सो पर्टिकुलर हायरार्की होती है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ये नीड्स फॉलो की जाती हैं, किसी भी रैंडम ऑर्डर में हम इनको नहीं अप्लाई करते। देन इज नेक्स्ट थिंग इज़ कि एक बारी अगर एक पर्टिकुलर पर्सन एक नीड से सेटिस्फाइड हो गया है तो वो पर्टिकुलर नीड उसको अब मोटिवेट नहीं करेगी। दैट मीन्स अगर उसकी बेसिक नीड, सैलरी की नीड्स फुलफिल हो गई हैं, जितनी सैलरी, उसका मंथली सैलरी जितनी उसको चाहिए थी उतनी हो गई है, तो अब वो नेक्स्ट लेवल की नीड्स पे जाना चाहेगा, सिक्योरिटी पे। सो एक फुलफिल्ड जो सेटिस्फाइड नीड होती है दैट नो लॉन्गर मोटिवेट्स दैट पर्सन। एंड लास्ट फीचर इज़ कि जो पर्सन है वो नेक्स्ट नीड पे तभी ही जाएगा जब उसकी पहले वाली नीड जो है वो सेटिस्फाइड होएगी। लाइक अगर उसकी बेसिक नीड्स ही नहीं सेटिस्फाइड है तो वो सेफ्टी नीड्स पे नहीं जाएगा। फर्स्टली ही वांट कि उसकी नेक्स्ट हायर लेवल पे वो तो ही जाएगा अगर उसकी प्रीवियस लेवल की नीड जो है वो सेटिस्फाइड है। तो प्रॉपर हायरार्की में ही मूव करते हैं इसमें। सो दीज वर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द अबव थ्योरी ऑफ मैस्लो। And now we'll discuss the motivation process of motivation, that how it works. Firstly, motivation process starts with unsatisfied need. एक पर्सन मोटिवेट तभी ही होता है गोल्स को अचीव करने के लिए या वर्क परफॉर्म करने के लिए जब उसकी नीड्स अनसेटिस्फाइड होती हैं। नाउ अगर उसकी नीड सेटिस्फाइड नहीं है तो वो इनकरेज होएगा कि कैसे वो अपने बिहेवियर, क्या सर्च बिहेवियर करे, कैसे वो फाइंड करे वेज को जिससे उसकी ये नीड जो है वो अनसेटिस्फाइड नीड जो है उसकी सेटिस्फैक्शन मिले। नेक्स्ट इज अनसेटिस्फाइड नीड लीड्स टू टेंशन। जब नीड सेटिस्फाइड नहीं हो रही, व्हेन यू आर फीलिंग हंग्री बट यू आर नॉट गेटिंग द फूड और यू आर नॉट गेटिंग द स्लीप, तो उससे क्या होता है, माइंड में टेंशन हो जाती है, मेंटल स्ट्रेन आ जाता है माइंड में, जिसके कारण यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर वर्क्स एंड यू स्टार्ट कि आप स्टार्ट कर देते हो कि कैसे आप इस टेंशन को लेस करो। सो जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होएगी नीड की उतनी ही ज़्यादा टेंशन होएगी। जितना ज़्यादा हंग्री फील करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको टेंशन होएगी कि यू आर नॉट गेटिंग दी फूड। जितना ज़्यादा आपको मनी की नीड होएगी उतना ही ज़्यादा यू विल टेंशन हो जाएगी कि यू आर नॉट गेटिंग दी जॉब। तो टेंशन का लेवल ज़्यादा होएगा अगर आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा है नीड की, पर्टिकुलर नीड की। Then is next is drives. After tension, drives we can also say that motive और एक ऐसा force जो person को motivate कर रहा है, drive कर रहा है कि वो अपने behavior को amend करे। and ये किस पे depend करता है, level of tension पे। जब tension बहुत ज़्यादा extreme level पे आ जाती है तो वो force हो जाता है, वो drive हो जाता है कि अपने behavior को amend करके अपने tension को release करे and अपने जो needs हैं उनको achieve करे। then is search behavior. After drives search behavior, he starts in search behavior he starts for looking the ways कि कैसे वो अपनी इस टेंशन को रिलीज़ करे, क्या उसके लिए बेस्ट ऑल्टरनेट्स हैं, कैसे वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करे। तो वो उस मैनर में बिहेव करता है, अपनी सर्च करना स्टार्ट कर देता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। एंड जब उसको एक आइडियल वे मिल जाता है तो उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप इज़ नीड सेटिस्फैक्शन। जो उसकी नीड्स होती हैं वो फुलफिल हो जाती है, नीड्स जो सेटिस्फाइड हो जाती है अपनी जो भी उसकी नीड्स होती हैं। एंड फाइनली जब उसकी नीड्स थी, हंगर की नीड्स थी, उसको फूड मिल गया, तो लास्ट स्टेप क्या होएगा, रिलीज ऑफ टेंशन। जो भी उसकी
टेंशन थी, जिसके टेंशन उसको क्यों थी, बिकॉज उसकी नीड जो थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी, अनसेटिस्फाइड थी. बट नाउ नीड हैज़ बीन फुलफिल्ड, तो अब वो अपनी टेंशन से जो है वो रिलीज हो जाएगा. नाउ अब उसको टेंशन नहीं होएगी किसी चीज़ की, बिकॉज उसकी हंगर की, स्लीप की, जॉब की, फाइनेंशियल नीड्स जो है वो फुलफिल हो गई है. So this was all about the process of motivation.